Hello future doctors, welcome back to my channel Study with Chehek. I hope you all are safe and healthy and studying hard. So आज की वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और इसमें हमारे अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग के भी जो क्वेश्चंस है वो इंक्लूडेड है. सो ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि जो कॉकरोच के शॉर्ट नोट्स हैं उनको मैं अपलोड कर दूँ ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हमें कॉकरोच के शॉर्ट नोट्स चाहिए एंड आई विल अपलोड इट ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप स्टडी विद चहक. तो इसी के साथ हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, a tissue is a group of similar cells together with their intercellular substances which perform a specific function. तो पहला ऑप्शन हमारे टिश्यू की सही डेफिनेशन है कि जो सिमिलर सेल्स है दे टुगेदर विद देयर इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है पहले क्वेश्चन का. Second question, in a tissue, the structure of the cells varies according to their. अब जो स्ट्रक्चर है वो किसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ओरिजिन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा या फंक्शन के अकॉर्डिंग? ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा. जैसे हमारे पास होते हैं सिलिएटेड सेल्स जिनका काम होता है टू मूव द म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, और जहाँ पे अगर एब्जॉर्प्शन का काम है तो वहाँ पे हमारे विलाय और माइक्रोविलाय प्रेजेंट है. तो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी हुआ ना, तो जो हमारा भी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, which of the following tissues provide a covering layer for some of the body parts? कौन सा टिश्यू है जो कि एक कवरिंग लेयर का काम करती है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा एपिथेलियल टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू कैसे कवरिंग लेयर है? कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है लिंकिंग एंड सपोर्टिंग. मस्कुलर टिश्यू मतलब हमारे मसल्स हो गए, न्यूरल टिश्यू जहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स आ जाते हैं. एपिथेलियल टिश्यू जो प्रोटेक्ट भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, सिक्रीट भी करता है, और एक कवरिंग लेयर होती है फॉर सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स. तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो गया. मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिथेलियम? तो प्रोटेक्शन तो है फंक्शन, कनेक्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिथेलियम. तो पहले तो हम नॉट को सर्कल करेंगे कि हमें नॉट वाले को आइडेंटिफाई करना है. तो प्रोटेक्शन है फंक्शन, कनेक्शन नहीं है, तो जो हमारा भी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया. सिक्रीशन और एक्सक्रीशन भी होता है, और जो एब्जॉर्प्शन है जैसे कि हमारे नेफ्रॉन्स में हो गया और स्टमक, इंटेस्टाइन, उनमें एब्जॉर्प्शन का काम होता है. तो इसमें हमारा भी ऑप्शन करेक्ट हो गया जो कि है कनेक्शन. The endothelium of the blood vessels is made up of, as it is line है from the NCERT कि जो ब्लड वेसल्स होती है एंडोथीलियम वो किसकी बनी होती है? वो हमारी बनी होती है सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम की. तो जो हमारा भी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया. ब्लड वेसल्स का एंडोथीलियम हो गया, एल्वियोलाई हो गए, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम. मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, the columnar epithelium in human body is found in. It's very important कि NCERT में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कौन सा टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट है वो हमें सारे अच्छे से याद होने चाहिए. तो कोलमनार एपिथेलियम कहाँ पे मिलता है? कोलमनार एपिथेलियम हमारा स्टमक में मिलता है. ठीक है, तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया. जो किडनी है वो हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम में दे रखा है. स्टमक में हमारा कौन सा एपिथेलियम होगा? सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम. माइक्रोविलाई जो होता है कोलमनार एपिथेलियम. सेवेंथ, द टाइप ऑफ द टिश्यू लाइनिंग इन द नेजल पैसेज, वो सिलिएटेड नहीं होता, वो होता है माइक्रोविलाई. जो स्टमक में जो सेल्स होते हैं कोलमनार एपिथेलियम के उन पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके न्यूट्रिएंट्स को. सेवेंथ क्वेश्चन पर आते हैं. द टाइप ऑफ द टिश्यू लाइनिंग इन द नेजल पैसेज एंड ब्रोंक्यूल्स इज, क्या होता है? कोलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम. अब हमारा यहाँ आता है सीलिया.
सीलिया का क्या काम होता है? टू मूव द म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर अ टाइप ऑफ। तो एक होते हैं, एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर होता है। जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, और जो गॉबलेट सेल्स होते हैं ना, बेसिकली ये जो यूनिसेलुलर और जो मल्टी सेलुलर होते हैं, दे आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ क्यूबॉइडल और कोलमनार सेल्स। ठीक है, तो गॉबलेट हमारा यूनिसेलुलर की कैटेगरी में आता है। Which of the following secretions are released through the ducts in the human body? ऐसे कौन सी secretions है जो थ्रू डक्ट्स रिलीज होती है? पहला ऑप्शन ऑयल एंड मिल्क, दोनों डक्ट्स के थ्रू रिलीज होती है। म्यूकस एंड ईयर वैक्स, अगेन डक्ट्स के थ्रू होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हमारे डक्ट्स के थ्रू रिलीज होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ दीज। वो ग्लैंड्स जिनकी जो सिक्रीशन है वो डक्टलेस होती है, उनके पास तो डक्ट्स नहीं होते, और जो सिक्रीशंस है वो डायरेक्टली रिलीज होती है इनटू द ब्लड। उन सिक्रीशंस को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स। और हार्मोन्स का हमारा एक अलग चैप्टर भी है क्लास 11th में। तो इसका तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। 10th क्वेश्चन क्या कहता है? इन ह्यूमंस कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम इज फाउंड इन। सिंपल नहीं है, कंपाउंड है। कंपाउंड हमारा प्रेजेंट होता है फेरिंग्स में। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। फेरिंग्स में होता है, ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन होता है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी में होता है। तो एग्जाम्पल दे रखे हैं, याद करने हैं। सेल जंक्शंस आर फाउंड बाय, कौन से टिश्यूज होते हैं जिनमें सेल जंक्शंस प्रेजेंट है? एपिथेलियल टिश्यू में हमारे सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। सेल जंक्शन स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल काम होता है। और सेल जंक्शंस हमारे 3 तरह के होते हैं। एक हमारे होते हैं टाइट जंक्शंस, एक होते हैं एडहेरिंग जंक्शंस, और एक होते हैं गैप जंक्शंस। इनका फंक्शन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है वो इसी पर ही है। मूविंग ऑन टू द 12th क्वेश्चन, जो कि है जंक्शन पर ही। द फंक्शन ऑफ द एडहेरिंग जंक्शन। पहला ऑप्शन, प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द टिश्यूज। तो ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे टाइट जंक्शन का काम है। किसका काम है? टाइट जंक्शन का काम है। बी ऑप्शन आ गया, कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजेसेंट सेल्स। तो ये हमारे किस वाले उसका आ गया? गैप जंक्शन का। ये हमारा हो गया गैप जंक्शन का फंक्शन। डिफ्यूज स्मॉल आयंस अक्रॉस द टिश्यू, ये अगेन हमारा गैप जंक्शन का फंक्शन है। डी ऑप्शन, सीमेंट द नेबरिंग सेल्स टुगेदर, ये होता है हमारे एडहेरिंग जंक्शन का काम, कि नेबरिंग सेल्स को वो सीमेंटिंग का काम करता है बेसिकली। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसका काम है? कनेक्टिव टिश्यू का है। ब्लड को ले लो, टेंडन है, लिगामेंट है, एरियोलर है, एडिपोस टिश्यू है, सपोर्ट करते हैं, लिंक करते हैं ये सब। और जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, वो मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी है, एज इट इज लाइन फ्रॉम द एनसीईआरटी है, और क्वेश्चन भी हो सकता है ये। तो इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चूज द करेक्टली मैच पेयर। तो टेंडन क्या लिखा है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। पहले तो हम करेक्टली को ना सर्कल कर लेते हैं। टेंडन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है नहीं। टेंडन हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है हमारा टेंडन? डेंस रेगुलर। एडिपोज और टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू नहीं, वी ऑप्शन भी रॉन्ग है। एडिपोज टिश्यू हमारा लूज में आता है। लूज में हमारे एडिपोज और एरियोलर आते हैं। एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। कार्टिलेज क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं, कार्टिलेज हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, करेक्टली मैच्ड है।
और 15th पे आते हैं मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन एनिमल बॉडी। मैंने अभी ये लाइन बताई थी कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। Which of the following cells are contained in the areolar connective tissue? Mast cells, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, सारे होते हैं। डायग्राम भी दे रखा है, तो जो डायग्राम है ना इसका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नीट में लेबलिंग के लिए आ सकता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। और मास्ट सेल्स का जो फंक्शन है वो इम्यून सिस्टम में होता है। जो फाइब्रोब्लास्ट है वो हमारे फाइबर्स को सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स फाइबर्स। जो मैक्रोफेजेस होते हैं दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। क्या होते हैं? फैगोसाइटिक। तो ये 3 सेल्स हैं, तीनों के मैंने फंक्शन बता दिया, और जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ दीज। और एक चीज़ और की जो इसका डायग्राम है वो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें लेबलिंग आ सकती है कि ये सेल्स को आइडेंटिफाई करना होगा, XYZ ABC कैसे भी। Adipose tissue is a type of, very simple, it is a type of loose connective tissue। तो जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो गया। Moving on to the 18th question। Adipose tissue performs which of the following functions? Again a very simple question। Adipose tissue का काम ही क्या होता है? फैट को स्टोर करना, फैट को प्रोड्यूस करना, डिजॉल्विंग फैट सब बेकार है, फैट को स्टोर करना ही काम होता है एडिपोज टिश्यू का, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। टेंडन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू? टेंडन हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आता है, और वो भी डेंस रेगुलर में। डेंस रेगुलर में हमारा आता है टेंडन और लिगामेंट, डेंस इरेगुलर में हमारा आता है स्किन। तो बी ऑप्शन हमारे इसका करेक्ट है। अब हम आते हैं और 20th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ह्यूमन नोज? ह्यूमन नोज, ये जो टिप है क्या है यहाँ पे? कार्टिलेज है, तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। कार्टिलेज के हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। टिप ऑफ द ह्यूमन नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, और बिटवीन द बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो वो याद रखनी है कि कहाँ कहाँ पे हमारा कार्टिलेज होता है। इन ह्यूमंस द कार्टिलेज, तो ये जो ऑप्शंस है, ये जो क्वेश्चन है, ये कार्टिलेज के पैरा में से है। फीचर्स दे रखे हैं हमें एनसीईआरटी में कार्टिलेज के। तो पहला ऑप्शन क्या है हमें? कार्टिलेज कंटेन्स सॉलिड एंड प्लाइएबल इंटरसेलुलर मटेरियल। इट इज करेक्ट। invertebrates the cartilage invertebrate embryo gets replaced by the bones in adult। ये भी सही है। the cartilage is found in between the bones of the vertebral column। ये भी सही है। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। और ये जो वर्ड्स है ना, सॉलिड और प्लाइएबल, प्लाइएबल मतलब जो कि ब्रेक हो सके, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22nd क्वेश्चन में द बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स इज द साइड्स ऑफ एज इट इज क्वेश्चन। बोन मैरो किसकी साइट है, क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स। तो जो हमारे सी ऑप्शन है वो सही हो गया। अब हम आते हैं अपने 23rd क्वेश्चन में। स्केलेटल मसल्स आर फाउंड इन हार्ट। हार्ट में हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं। बेसिकली हार्ट में ही कार्डियक मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स और कहीं मिलती भी नहीं है। ब्लड वेसल्स में हमारी स्मूथ मसल्स होती है, बाइसेप्स में हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं, और इंटेस्टाइन में भी हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं। तो इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाइसेप्स, सी ऑप्शन। 24th, अभी यहाँ से हमारा शुरू हो गया अर्थवर्म। फीकल डिपॉजिट्स ऑफ अर्थवर्म आर नोन एज। तो ये सी आर डी मत करके आ जाना, क्या कहते हैं? कास्टिंग्स, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द डोर्सल सरफेस ऑफ द अर्थवर्म्स बॉडी इज मार्क्ड बाय, किससे मार्क्ड होती है?
तो बेसिकली दो सरफेसेस होते हैं, एक होती है वेंट्रल, एक होती है डॉर्सल। तो अर्थवर्म की वो सरफेस जो बॉडी जो ग्राउंड को फेस करती है, जो ग्राउंड से टच होती है, वो होती है हमारी वेंट्रल सरफेस। और जो अपर सरफेस होता है ना, जो हमें ऊपर से दिखता है, वो हमारा होता है डॉर्सल सरफेस। तो डॉर्सल सरफेस में एक लाइन दिखती है हमें डार्क कलर की, वो ना हमारी ब्लड वेसल होती है, जो कि अर्थवर्म की बॉडी को मार्क करती है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। Numerous minute pores open on the surface of the body of the earthworm are called. और माइन्यूट पोर्स को क्या है, वो माइन्यूट पोर्स कुछ नहीं है, नेफ्रीडियोफोर्स होते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। एपिडर्मिस ऑफ द अर्थवर्म्स बॉडी इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ। एपिडर्मिस किसकी बनी है? अब बेसिकली एपिथेलियम हमें सब में दिख रहा है, बट ये हमें पता होना चाहिए कि कॉलमनार एपिथेलियम होती है। कौन सी एपिथेलियम? कॉलमनार एपिथेलियम। तो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। गिजार्ड इन अर्थवर्म हेल्प्स इन। गिजार्ड हम कॉकरोच में भी पढ़ेंगे, और गिजार्ड हमारा बर्ड्स में भी होता है, एव्स में। तो गिजार्ड का क्या फंक्शन होता है? गिजार्ड का हर में एक ही फंक्शन होता है, क्रश करना, ग्राइंड करना। तो बेसिकली जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं गिजार्ड में, वो क्रश होते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं अपने 29th क्वेश्चन पे। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ अर्थवर्म इज। अब जो बच्चे कहेंगे कि हमने तो अभी अर्थवर्म पढ़ा ही नहीं, तो ये क्वेश्चन आना चाहिए। ये एनिमल किंगडम से भी है ये क्वेश्चन। जो अर्थवर्म, जो एनालिडा फाइलम है, उसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। Which of the following metalloproteins is found in the blood of the earthworm? वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली हमें लगता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो बस मैमल्स में होता है, ऐसा नहीं है। अर्थवर्म में भी हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो कुछ बच्चे ना सोचते नहीं यार हीमोग्लोबिन ही होगा, हीमोराइथ्रिन, हीमोसियानिन या मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन तो खैर नहीं हो सकता, बी या सी में से ही होगा। ऐसा नहीं है, हीमोग्लोबिन है। सिंपल सा आंसर है, याद रहना चाहिए कि अर्थवर्म में भी हमारा हीमोग्लोबिन होता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Which of the following nephridia in earthworm remains attached to the lining of the blood wall of segment 3 to the last? तो इसका ऑप्शन है ए, विच इज इंट्यूगिमेंट्री। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। Which of the following organs regulates the volume and composition of the body fluids of the earthworm? अगेन ये एनिमल किंगडम से भी क्वेश्चन है कि फाइलम एनालिडा में क्या हमने पढ़ा था? नेफ्रीडिया होते हैं जो एक्सक्रीशन का काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। द वेस्ट कलेक्टेड बाय द नेफ्रीडियम इज पोर्ड इनटू। अब जो हमारी नेफ्रीडिया जो वेस्ट कलेक्ट करती है वो पोर होती है इनटू द डाइजेस्टिव ट्यूब। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अर्थवर्म? 2 पेयर्स होते हैं, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें पेयर्स पूछा है। तो कितने पेयर्स होते हैं? 2 पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स। तो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं अपने 35th क्वेश्चन पे। यहाँ से हमारा कॉकरोच शुरू हो गया। द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू। तो कॉकरोच में हमारा हेड होता है, थोरेक्स होता है और एब्डोमेन होता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। और जो थोरेक्स है उसमें हमारा प्रोथोरेक्स होता है, मीजोथोरेक्स होता है, मेटाथोरेक्स होता है। 36th, इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ द कॉकरोच, जो हमारे स्क्लेराइड्स हैं, दे आर जॉइंड टू ईच अदर बाय। स्क्लेराइड्स कैसे जॉइंड होते हैं? बाय द एर्थरोडियल मेम्ब्रेन विच इज़ अ थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। एर्थरोडियल मेम्ब्रेन का वो दे रखा है कि फीचर क्या है, थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। ये भी हमें याद होना चाहिए।
द हेड कैप्सूल ऑफ द कॉकरोच बियर्स। तो बेसिकली इसका भी सिंपल सा आंसर है, कॉकरोच की भी दो आँखें होती है, हमारी भी दो आँखें हैं, कॉकरोच की भी दो आँखें हैं। सिंपल सा आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाइपोफेरिंक्स ऑफ द कॉकरोच एक्ट्स एज। तो कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स हमें दे रखे हैं उसका डायग्राम्स भी है, उसका डायग्राम्स हमें पता होना चाहिए क्योंकि वो ऐसा डायग्राम है जो लेबलिंग के लिए आ सकता है कि लैब्रम क्या है, लेबियम क्या है, कौन से हमारे लिप्स है। तो हाइपोफेरिंक्स तो हमारी टंग होती है, और माउथ जो है कॉकरोच का वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है। एनसीईआरटी में लिखा है कि जो उनका माउथ है वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है। जो हाइपोफेरिंक्स है वो हमारा टंग का काम करती है। इसी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फोरविंग्स ऑफ द कॉकरोच आर नोन एज। फोरविंग्स को हम कहते हैं टेगमिना, और फोरविंग्स के हमें फीचर्स दे रखे हैं। फोरविंग्स और हैंडविंग्स के बीच में जो हमें डिफरेंस है वो याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा है। इन फीमेल कॉकरोच शेप ऑफ द सेवेंथ स्टर्नम इज। सेवेंथ स्टर्नम जो है वो हमारा बोट शेप्ड होता है, तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। Which of the following parts of alimentary canal of cockroach is used for the storing food? क्रॉप, क्रॉप जो है उसमें हमारा फूड स्टोर होता है। क्रॉप के बाद वो जाता है गिजार्ड में जिसमें जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन द फीमेल कॉकरोच एंटीरियर पार्ट ऑफ द जेनिटल पाउच कंटेन्स। जो हमारा एंटीरियर जो पार्ट है जेनिटल पाउच का, उसमें हमारे फीमेल गोनोपोर आते हैं, स्पर्मेथिकल पोर्स आते हैं और कोलैटरल ग्लैंड्स आते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। और ये जो चीज़ें हैं ना ये हमें डायग्राम में दिखा भी रखी हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। Thin malphizian tubules in cockroach are present at the junction of। तो ना इसमें डायग्राम में एक तो हमारे फोरगट और मिडगट पर भी है और एक मिडगट और हैंडगट पे। अब मिडगट और हैंडगट पे हमारी थिन मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। और जो हमारा हैंडगट होता है ना वो मिडगट से ब्रॉडर होता है। ये भी लाइन है एनसीईआरटी में, क्योंकि ये ऑप्शन आ गया था मिडगट और हैंडगट, तो मैंने बता दिया कि जो हैंडगट है वो ब्रॉडर होता है देन द मिडगट। ब्लड ऑफ कॉकरोच कंटेन्स क्या होता है? अब कॉकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं होता, हीमोसाइट्स होते हैं। प्लाज्मा होता है और हीमोसाइट्स होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस इन द कॉकरोचेस बाय द प्रोसेस ऑफ। कॉकरोच में थ्रू डिफ्यूजन जो गैसेस है वो एक्सचेंज होती हैं, और उसमें हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी डायग्राम दे रखा है कि स्पाइरकल्स होती हैं, ट्रैक्यूल्स होते हैं। तो ये हमें याद होना चाहिए पूरा प्रोसेस, और ये अच्छे से मैं शॉर्ट नोट्स में आपको शो करूँगी। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वो नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसका। इन एडिशन टू द मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, ये जो हमारी मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स है ये किस जंक्शन पे थी? ऑन द जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड हाइंडगट। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन कॉकरोच अकर्स बाय। तो ये PYQ है, एज इट इज़ लाइन फ्रॉम द NCERT नहीं है, बट क्योंकि PYQ था तो मैंने डाल दिया, क्योंकि PYQs के बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो दोबारा भी आएंगे। क्योंकि जब आप नीट का पेपर दे रहे हो ना, तो जो पेपर बनाते हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने एटलीस्ट जो PYQs हैं उनको तो सॉल्व करा ही होगा। तो इसमें फैट बॉडीज़ भी होती हैं, नेफ्रोसाइट्स भी होती हैं, यूरिकोस ग्लैंड्स। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ दीज। The alimentary canal of frog is short because frogs are
ऑल दो ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी में है, फ्रॉग्स में है, बट ये कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे कार्निवोर्स होते हैं उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो शॉर्ट होती है, जो हर्बीवोर्स होती हैं उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो लॉन्ग होती है। फ्रॉग हमारा क्या है? फ्रॉग हमारा कार्निवोर है, इसलिए जो उसकी एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट है, तो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, सिंपल। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इन फ्रॉग इज कॉल्ड, बाय लंग्स है तो प्यूलमोनरी रेस्पिरेशन। जो फ्रॉग है वो थ्रू स्किन भी रेस्पिरेशन करते हैं। कब करते हैं? जब वो वाटर में होते हैं या फिर जब वो हाइबरनेशन में होते हैं तब वो थ्रू स्किन रिस्पायर करते हैं। नहीं तो अगर वो ऑन लैंड है तो वो थ्रू लंग्स रिस्पायर करते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? प्यूलमोनरी रेस्पिरेशन। द forebrain of the frog consists of olfactory lobes, unpaired diencephalon and paired cerebral hemispheres। खैर पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हमें दे नहीं रखा, बट ये दे रखा है कि ओल्फैक्टरी लोब्स होते हैं एंड अनपेयर्ड डाइएंसेफेलोन होता है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आते हैं हमारे 50th क्वेश्चन पे। इसको मैं नीचे कर लूँ, शायद मेरी जो वीडियो है वो कवर करी होगी क्वेश्चन को। तो हमें करेक्ट रूट चूज करना है फॉर द पैसेज ऑफ द स्पर्म्स इन मेल फ्रॉग्स। अगेन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये PYQ है। फ्रॉग के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी जो है हमें डायग्राम दे रखा है। हमसे पूछा है मेल का, तो मेल में क्या होता है? पहले तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, टेस्टिस। टेस्टिस से होती है वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया हमारी किडनी में ओपन होती है। किडनी में होती है बिल्डर्स कैनाल। बिल्डर्स कैनाल के थ्रू ये जाता है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट से हमारा जाता है क्लोएका में। क्लोएका में से हमारा एनस भी अटैच होता है। क्लोएका बेसिकली होता क्या है? क्लोएका एक कॉमन पैसेज है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, ऑफ यूरिन एंड ऑफ फीकल मैटर। तो ऐसे पैसेज को हम कहते हैं क्लोएका। तो जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है वो हमारा क्लोएका में ओपन होता है। जो टेस्टिस, जो वासा एफरेंशिया है वो हमारी किडनी में होती है। और अगर बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो जो ओवरीज है ना, जो ओवरीज है, जो एग है, वो किडनी में नहीं ओपन होती, वो डायरेक्टली क्लोएका में ओपन होती है। जैसे इसमें जो टेस्टिस है वो पहले जो स्पर्म्स है थ्रू किडनी होकर आते हैं, क्योंकि जो वासा एफरेंशिया है वो हमारी किडनी में ओपन हो रही है। बट फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में अटैच ज़रूर होती है बट ओपन नहीं होती किडनीज में। तो फीमेल्स में जो रूट है वो अलग हो जाता है। और इसके बाद हम आते हैं, ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आई होप कि वैसे आपके सारे क्वेश्चन सही निकले हो, क्योंकि इसमें फ्रॉग भी था, अर्थवर्म भी था, कॉकरोच भी था, बट नहीं निकले तो दोबारा रिवाइज कर लो। ऑल्दो कुछ बच्चे कहेंगे कि शायद फ्रॉग और जो अर्थवर्म है वो ना आए, बट उनके सेक्शन बी में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है देन द सेक्शन ए। और सपोज सेक्शन बी में कोई आपको क्वेश्चन नहीं आया और उसमें अगर आपको अर्थवर्म और फ्रॉग का क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ा ही नहीं अर्थवर्म और फ्रॉग और आपको आता ही नहीं। तो पढ़ लेना एक बार अर्थवर्म और फ्रॉग। और कॉकरोच तो है ही इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं कॉकरोच के शॉर्ट नोट्स भी अपलोड कर दूंगी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप स्टडी विद चहक। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लेना। एंड दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। सो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी प्रैक्टिस हो जाए कि उनके कितने क्वेश्चन सही हैं। And till then, see you in the next video. Work hard, study hard, and bye bye.